हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो इस वीडियो में आप स्टार्ट करेंगे आज अपनी सीरीज़ का थर्ड लेक्चर जो है मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन सेल। हमें पता है जो हमारी सेल होती है, ये सेल की बाहर मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या करती है, ये कुछ चीज़ें बाहर भी भेजती है और कुछ चीज़ें अंदर भी आने की एंट्री देती है। तो ये ऐसे कौन से मोड्स है जिसके द्वारा ये ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है सेल में। ठीक है, आज हम उन चीज़ों की स्टडी करने वाले हैं। तो देखो, अगर हम बात करें ऐसे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की सेल में, तो ये होता है हमारे पास थ्री मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारे पास सेल में। ठीक है, हम एक एक करके आज इन मोड्स की स्टडी करेंगे। सबसे पहले इसमें जो होता है वो उसे हम कहते हैं पैसिव मोड। अब आपको देखो, पैसिव वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा कि इसमें ना एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सेल को। जब सेल कुछ भी चीज़ को अपने अंदर एनगल्फ करेगी, एंट्री लेगी या फिर कुछ चीज़ को एग्जिट देगी, तो उसको अपनी एनर्जी लूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पैसिव वर्ड से ही हमें समझ में आ रहा है। अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। पहले सारे मोड्स देख लेते हैं। दूसरा है हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें हमें एनर्जी की ज़रूरत डेफिनेटली पड़ने वाली है। थर्ड वन है हमारे पास बल्क ट्रांसपोर्ट। बल्क वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा, बल्क का मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट वाला कुछ। ठीक है, तो सबसे पहले तीन मोड होते हैं, पैसिव, एक्टिव और बल्क। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पैसिव ट्रांसपोर्टेशन की। पैसिव ट्रांसपोर्ट वो होती है जिसमें हमें डू नॉट नीड एनर्जी, जिसमें हमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती। सेल को अपनी एनर्जी लूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये किस वजह से होता है भाई? अब हमें सेल जो है ये वाली हमारी, इसको कुछ चीज़ बाहर भेजनी भी है, कुछ चीज़ अंदर एंट्री भी लेनी है, तो और एनर्जी भी खर्च नहीं करनी है। तो ये कैसे इस प्रोसेस को करने वाली है? तो इस चीज़ के लिए हमारे पास होते हैं इसमें दो प्रोसेस। एक तो होता है डिफ्यूजन के बाद होता है दूसरा ओस्मोसिस। अब ये क्या भला का नाम है भाई? डिफ्यूजन क्या होता है और ओस्मोसिस क्या होता है? अब देखो, मैं आपको एक डायग्राम की मदद से सबसे पहले डिफ्यूजन समझाना चाहूँगी क्या होता है। बेसिकली इसमें एक चीज़ याद रखना, डिफ्यूजन इज़ फॉर गैसेस। जब सेल के अंदर और बाहर से गैसेस का एक्सचेंज होगा तो डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा डेफिनेटली। अब जब किसी सॉल्वेंट या हम कहें वाटर या हम कहें लिक्विड चीज़ों का होगा तो हम बात करेंगे ओस्मोसिस की। ठीक है, अब देखो डिफ्यूजन क्या होता है। इन दोनों में प्रोसेस में ही एक चीज़ कॉमन है। इन दोनों प्रोसेस में एक चीज़ ये कॉमन है कि इसमें जो भी सब्सटेंसेस माइग्रेट करेंगे या फिर मैं कहूँ एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, वो कहाँ से कहाँ जाते हैं, हमेशा वो याद रखना, वो जाते हैं हाइयर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में। देखो, हमारे बी बेसिक सी बात है, हमें पता है। फॉर एग्जांपल, एक आदमी है जिसके पास चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, दूसरा आदमी है जिसके पास कुछ नहीं है या फिर बहुत कम है, तो हम ज़्यादा वाले से लेके कम वाले को दे सकते हैं। ऐसे ये वाला प्रोसेस है डिफ्यूजन भी और ओस्मोसिस भी। इसमें जो हमारे सब्सटेंसेस होते हैं या फिर जो एक्सचेंज होता है गैसेस का, वो हाइयर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में होता है। अब देखो, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने सिंपल एक डायग्राम रखा हुआ है सिंपल डिफ्यूजन का। इसमें क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है पार्टिकल्स का हाई टू लो कंसनट्रेशन विदाउट अ प्रोटीन। देखो, ये जितना भी पार्ट है, ये वाला, ये जो पार्ट है हमारा, ये वाला सेल के बाहर का, ये सेल बाहर से है, ये सेल का अंदर वाला पार्ट है सारा इनसाइड सेल, और ये हमारी जो ये सेल मेम्ब्रेन है। मैंने कल आपको फ्लूइड मोजाइक मॉडल में बताई थी दो चीज़ें। हमारा जो ये होता है सेल की जो मेम्ब्रेन होती है वो हमारी फोस्फोलिपिड से बनी होती है, और जो हमारी जो सेल की मेम्ब्रेन होती है ये हमारी फोस्फोलिपिड से बनी होती है। और जो फोस्फोलिपिड होता है वो एम्फीफेटिक होता है, एम्फीफेटिक लिपिड है। एम्फीफेटिक है तो उसके पास एक हेड होगा और टेल्स भी होंगी। जो हेड होता है वो वाटर लविंग होता है और जो टेल्स होती हैं वो वाटर को रिपेल करती हैं। तो इन फिगर्स में भी हमें ये चीज़ दिखा रखी है, अगर आप गौर से देखेंगे तो। ये देखो, मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो है हमारे क्या है, हेड है, और ये जो है टेल है। नीचे जो लटक रही है येलो कलर में है, ये टेल है, और ऊपर जो है ये हेड है। ये क्या है, हेड, और ये क्या है येलो में, इसकी टेल्स। ठीक है, अभी हम इसमें ऑस्मोसिस का प्रोसेस पढ़ेंगे तो मैं आपको वो एक्सप्लेन करती हूँ। अब देखो, ये जो पार्टिकल्स है, मान लो ये गैस है, उसके अंदर ये पार्टिकल्स हैं, तो यहाँ पे हाइयर कंसंट्रेशन है। सेल के बाहर, आउटसाइड सेल लिखा हुआ है, तो सेल के बाहर जो है वो हाइयर कंसंट्रेशन है पार्टिकल्स की, और सेल के अंदर तो अभी है ही नहीं, नील है। तो पार्टिकल्स जो है वो मूव कहाँ से करेंगे, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में। तो इधर देखो, सेकंड वाले डायग्राम में ये एक पार्टिकल था, अंदर मूव कर गया।
फिर इस वाले डायग्राम में एक से ज़्यादा पार्टिकल्स अंदर मूव कर गए, और ये कब तक मूव करेंगे, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे यहाँ वाले पार्टिकल्स यहाँ आ जाएंगे, नहीं, जब तक एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं आ जाती। इक्विलिब्रियम मतलब जितने पार्टिकल्स यहाँ सेल के बाहर मेंटेन है उतने ही अंदर नहीं आ जाते, जब तक एक समांतर स्थिति नहीं आ जाती, जब तक ये पार्टिकल्स का मूवमेंट चलता रहेगा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, सेल क्या कर रही है, ये सेल मेम्ब्रेन है हमारी, ये लिखा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या कर रही है, अपने आर पार सामान को आने जाने दे रही है, बाहर से, सेल के बाहर से सेल के अंदर ये पार्टिकल्स एंट्री मार रहे हैं। जब ये पार्टिकल्स अंदर आ रहे हैं, अब सेल इस प्रोसेस में अपनी कोई एनर्जी भी लूज नहीं कर रही, तो इसमें कौन काम कर रहा है, ये काम कर रहा है डिफ्यूजन का प्रोसेस, जिसमें क्या हो रहा है, पार्टिकल्स जो है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में आ रहे हैं। अब ये हमारी बॉडी में सेल होती है, एनिमल सेल जो होती है, उसमें किस चीज़ का एक्सचेंज होता है, या फिर मैं कहूँ प्लांट सेल में किस चीज़ का एक्सचेंज होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस से दो गैसेस का एक्सचेंज होता है, मेनली CO2 का और O2 का। ठीक है, CO2 क्या होती है, सेल की बॉडी में, सेल के जो अंदर है, सेल के अंदर से बाहर की तरफ जाती है क्योंकि हाई कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होती है, और जो ऑक्सीजन है वो सेल के बाहर मेनली ज़्यादा प्रेजेंट होता है हाई कंसंट्रेशन में, तो वो ऑक्सीजन सेल अपने अंदर लेती है। ठीक है, ये था हमारा सबसे पहला प्रोसेस, इसका डिफ्यूजन। अब मैं बात करूंगी ओस्मोसिस की। ओस्मोसिस बात करने से पहले, सबसे पहले मैंने आपको कल बताया था, जो हमारी ये सेल मेम्ब्रेन होती है, ये कैसी होती है, सिलेक्टिव होती है, या फिर मैं कहूँ ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, मतलब कुछ सिलेक्टिव चीज़ों को ही अंदर आने देती है या बाहर आने जाने देती है। तो इस वजह से जो हमारा जो ये प्रोसेस है ओस्मोसिस, उसमें हम इस वर्ड का यूज़ करेंगे भाई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का। तो देखो ओस्मोसिस प्रोसेस में क्या होता है, ये हमारे पास ओस्मोसिस का डायग्राम है, इसको थोड़ा हटा देते हैं एक बार, एक सेकेंड। देखो यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगी ओस्मोसिस का प्रोसेस। ओस्मोसिस में क्या होता है, ये हमारी क्या है, ये हमारी जो है, ये दे रखी है ब्लैक्स में, ये है हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसको मैं फुल फॉर्म में लिख देती हूँ, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स दिखाए हुए हैं आपको, ये वाले ब्लू कलर में वाटर मॉलिक्यूल्स दिखाए हुए हैं। ये वाटर मॉलिक्यूल्स इधर ज़्यादा है, डाइल्यूट सॉल्यूशन कंटेनिंग हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है वाटर मॉलिक्यूल्स की। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कंटेनिंग अ लो, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें पानी कम होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन वो होता है जिसमें पानी ज़्यादा होता है बेसिकली। तो यहाँ पे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है जहाँ पे पानी की मॉलिक्यूल्स की मात्रा कम है। अब ओस्मोसिस प्रोसेस में भी वही होता है, हाई, उससे क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे पानी के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं तो ये इधर जा रहे हैं, ये रे। तो ये ओस्मोसिस प्रोसेस में भी वही होता है कि हायर कंसंट्रेशन से क्या होता है, लोअर कंसंट्रेशन में मूवमेंट होता है वाटर मॉलिक्यूल्स का या फिर सोलवेंट का। इसमें भी कोई एनर्जी सेल को अपनी स्पेंड नहीं करनी पड़ती। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ से क्लियर हो गया हमारा पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। मैंने बताया पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है सेल को। ये दो प्रोसेस होता है, एक डिफ्यूजन और एक ओस्मोसिस, दोनों ही मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब देखो हमने एक चीज़ ऑब्जर्व करी, हमने क्या चीज़ ऑब्जर्व करी कि भाई डिफ्यूजन का प्रोसेस भी हो रहा है, ओस्मोसिस का प्रोसेस भी हो रहा है। जब ये दोनों ही प्रोसेस कंटिन्यू होते जा रहे हैं तो इससे हो क्या रहा है। अब हमने क्या करा, एक सेल लिया, ठीक है, एक सेल को हमने डाला एक सोल्यूशन के अंदर। सबसे पहले देखो, जैसे मैं आपको यहाँ पे करके बताऊँ, मान लो मैंने यहाँ पे एक बीकर लिया, ठीक है, ये बीकर में मैंने सॉल्यूशन रखा, सपोज पानी है, बेसिकली हम ये बोलते हैं वाटर है। ठीक है, अब ये जो मैंने पानी यहाँ पे लिया है, अब इसमें मैंने एक सेल डाला है अंदर। इस सेल के अंदर जो पानी की अमाउंट है वो कम है, और जो बाहर मैंने सॉल्यूशन लिया है वहाँ पे पानी जो है वो हायर कंसंट्रेशन में है। बाहर जो मैंने ये जो पानी लिया है ये किस में है, ये जो मैंने पानी लिया है ये हाई कंसंट्रेशन में है सॉल्यूशन। ये हमारे पास सेल है
जिसके अंदर पानी कम है। अभी मैंने आपको प्रोसेस में पढ़ाया ओस्मोसिस के। ओस्मोसिस में क्या होता है, जो सॉल्वेंट होते हैं वो हमारे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। तो ये जो हमारी सेल है ये सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, जिसमें क्या है, बहुत ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है। तो अब क्या होएगा, पानी जो है ना, यहाँ से पानी के जो मोलिक्यूल्स होंगे वो सेल के अंदर एंट्री करना शुरू करेंगे, क्योंकि मैंने बताया ओस्मोसिस प्रोसेस में जो सॉल्वेंट है वो मूव करता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में। अब यहाँ पे तो हाई कंसंट्रेशन है, अब जो हमने इसमें सेल ली है उसके अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स लो कंसंट्रेशन में है, तो यहाँ से ये मूव करना शुरू करेंगे बाहर से अंदर की तरफ। जब बाहर से अंदर की तरफ मूव करना शुरू होंगे, सबसे पहले हमें समझ में आया क्या था, ओस्मोसिस। ओस्मोसिस की वजह से ये मूव कर रहे हैं हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अब जब ये सॉल्यूशन सेल में पड़ा, ये सेल सॉल्यूशन के अंदर पड़ी हुई है, अब वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर की साइड से अंदर मूव कर रहे हैं, तो ये सेल का जो साइज़ है वो बढ़ जाएगा। सेल का साइज़ बढ़ जाएगा, जो सेल है हमारी वो इतनी हो जाएगी, मतलब 12 अप कर जाएगी, बड़ी हो जाएगी जो हमारी सेल है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, इस सॉल्यूशन को हमने नाम दिया है क्या, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जिसमें हमारी सेल का साइज़ बढ़ जाता है, जो हमारी जो सेल है वो 12 अप कर जाती है, उसको हम कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जैसे इस, अभी चलो मैं आपको डायग्राम बाद में दिखाऊंगी, पहला सॉल्यूशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो हमने ओस्मोसिस प्रोसेस से देखा, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा एक ऐसा सॉल्यूशन दिखाऊंगी। अब मैंने सेल को ना एक ऐसे सॉल्यूशन के अंदर रखा जिसमें पानी का जो कंसंट्रेशन था वो बाहर कम था और सपोज सेल के अंदर ज़्यादा था। मैंने एक सॉल्यूशन लिया, एक मैंने दूसरा भी कर लिया, एक ये मैंने दूसरा भी कर लिया, थोड़ा दोबारा बना लेते हैं। ठीक है, मैंने इसमें एक ऐसा सॉल्यूशन लिया जिसमें अब मैंने पानी जो है ना बाहर की साइड कम लिया, और ये मेरा अंदर है सेल। अब मैंने जो सॉल्यूशन बाहर लिया है वो कैसा सॉल्यूशन मैंने लिया है, मैंने लिया है लो कंसंट्रेशन, सॉरी हाइपोटोनिक, हाँ सही है, मैंने लिया है लो कंसंट्रेशन का, लो कंसंट्रेशन वाटर सॉल्यूशन। अब जो मैंने अंदर सेल लिया है इसमें जो है पानी की अमाउंट सपोज कर लो ज़्यादा है, इसमें जो अंदर है पानी का जो अमाउंट है वो ज़्यादा है, वो हाई है। अब देखो हमने प्रोसेस पढ़ा है कौन सा, ओस्मोसिस का। ओस्मोसिस में क्या होता है, मूवमेंट होता है सॉल्वेंट का हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अब जब हम बोल रहे हैं हमारी सेल के अंदर ज़्यादा है, तो पानी के मोलिक्यूल सब कहाँ भागना शुरू होंगे, सेल से बाहर की तरफ। जब सेल से वो बाहर की तरफ जाने शुरू होंगे तो हमारी सेल का साइज़ क्या कर जाएगा अब की बार, जैसे पिछली बार क्या हुआ था, जब बाहर से अंदर की तरफ जा रहे थे तो सेल स्वेल अप कर गई थी, इसमें क्या करेगी सेल, क्या करेगी इसमें श्रिंक कर जाएगी। अभी जो ओरिजिनल साइज़ था ना उससे इतनी ही रह जाएगी। अब ये जो सेल है ये ओरिजिनल सेल है, ये क्या कर गई, श्रिंक कर गई, ठीक है। इस सॉल्यूशन को हमने नाम दिया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इस सेल को हमने नाम दिया हाइपरटोनिक, इसको हमने नाम दिया हाइपोटोनिक। अब भाई एक ऐसी सिचुएशन भी तो ले सकते हैं हम जिसमें हमने एक ऐसा सॉल्यूशन लिया और एक ऐसी सेल मिली हमें जिसमें क्या था, इक्विलिब्रियम पहले से ही मेंटेन था। हमने एक सॉल्यूशन लिया, ये हमने वाटर सॉल्यूशन लिया, हमने सेल को इसमें डाला, जो पानी का अमाउंट बाहर था सपोज वही अंदर था ना, इसमें हाई से लो जाने का सीन है ही नहीं इसमें, क्योंकि इक्विलिब्रियम पहले से ही मेंटेन है। तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसमें सेल का साइज पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, जो सेल का साइज है सेल साइज रिमेन्स सेम, क्योंकि ना इसमें पानी अंदर से बाहर जा रहा है मॉलिक्यूल्स, ना बाहर से अंदर जा रहा है, तो इसमें जो सेल का साइज़ है वो सेम रहेगा। तो ये हमने तीन तरह के सॉल्यूशंस पढ़े, पहला पढ़ा हमने हाइपोटोनिक, जिसमें जो सेल है वो हमारे एग्जाम में पूछ सकता है ये देखे कि भाई हमने एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन लिया तो सेल के साइज़ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, स्वेल अप कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, और सेल का जो साइज़ है इधर सेम रहेगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं ये स्वेल अप हो जाएगा। अब देखो इस डायग्राम में मुझे आप लोग बताओगे कि क्या कौन सा प्रोसेस हो रहा है, यू पीपल विल टेल मी। देखो सबसे पहले इसमें क्या हो रहा है, इस वाले की बात करते हैं। देखो इसमें जो एरो लगे हुए हैं वो एरो में क्या दिखाते हैं, एरो में दिखा रहे हैं, ये वाले एरो हमें दिखा रहे हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सेल के अंदर से बाहर जा रही है। जब सेल के अंदर से बाहर जा रही है इसका मतलब सेल के अंदर हाई कंसंट्रेशन रहा होगा कभी, और जब बाहर जा रही है तो बाहर जो है वो लो कंसंट्रेशन रहा होगा।
जब सेल के अंदर से कोई सामान बाहर जा रहा है तो वो क्या करेगा, वो श्रिंक कर रहा है। इसकी शेप से हमें पता चल रहा है ये जो सेल है ये श्रिंक कर गया, मतलब सिकुड़ गया। और श्रिंक कौन से सॉल्यूशन में, मैंने अभी आपको बताया सेल कौन से में श्रिंक करती है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। तो ये वाला जो सॉल्यूशन है या फिर हम ये वाला जो इसमें काम हो रहा है ये क्या हो रहा है, हाइपरटोनिक का। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें बाहर हाई कंसंट्रेशन रहा होगा ज़रूर, क्योंकि तभी बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है कुछ मटेरियल, और अंदर हमेशा फिर लो कंसंट्रेशन रहा होगा उस मटेरियल का। जब बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है, सेल के अंदर जा रहा है, तो सेल क्या कर रही है, सेल स्वेल्व अप कर रही है, वो बड़ी हो रही है एक तरह से साइज में। इस वाले सॉल्यूशन को हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। फिर हम तीसरे की बात करें, इसमें ये रहा, इधर भी एरो है, इधर भी एरो है, इस साइड भी है, इस साइड भी है। इसका मतलब कोई एक्सचेंज ही नहीं हो रहा, सेल का साइज जो है वो सेम रहेगा, क्योंकि इसमें इक्विलिब्रियम पहले से ही मेंटेन है। इस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो अभी हमने दो पढ़ लिए। क्या कौन से मोड्स हमने पढ़े, एक हमने पैसिव मोड पढ़ा, इसी में हमने ओस्मोसिस पढ़ा, डिफ्यूजन पढ़ा। डिफ्यूजन और ओस्मोसिस से ही हमने 3 तरह के सॉल्यूशंस पढ़े। अब हम पढ़ेंगे दूसरा अपना एक्टिव मोड। अब देखो एक्टिव नाम से पता चल रहा है, जब ये मोड एक्टिव है तो इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी सेल को एक्सपैंड करनी पड़ेगी। अब जब एक्टिव मोड है तो इसमें देखो क्या होता है, एक्टिव मोड में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ आयंस across membrane, आयंस का मूवमेंट होता है मेम्ब्रेन के आर पार थ्रो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। एनर्जी को खर्च करना पड़ता है इसमें सेल को। एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी का मतलब है सेल जो है इसमें कुछ अपनी ऊर्जा को खर्च करेगा, जिसकी वजह से सेल के इधर उधर आयंस का मूवमेंट हो पाएगा। और इसमें जो मूवमेंट होता है भैया वो होता है लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब ये है हमारा मान लो लो कंसंट्रेशन और ये है हमारा हाई कंसंट्रेशन। तो लो कंसंट्रेशन से देखो हमें पता था चीज़ें जो है हाई कंसंट्रेशन से लो तो अपने आप चली जाती है बिना किसी एनर्जी को एक्सपैंड करे हुए। इसमें हमें एनर्जी एक्सपैंड करनी पड़ रही है, क्यों, क्योंकि हम इसमें चीज़ों को भेज रहे हैं लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में, तो एनर्जी का एक्सपेंडिचर तो लगेगा ही ना। जैसे हम फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, ये एक स्लोप है, ठीक है, ये एक रोलर कोस्टर है, ऊपर से नीचे तो ये अपने आप आ जाएगा, इसमें हमें कोई एनर्जी एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर सेम हमें इसको नीचे से ऊपर भेजना हो, इस स्लोप पे चढ़ाना हो, तो हमें यहाँ से इसे पुश करना पड़ेगा, एनर्जी का एक्सपेंड करना पड़ेगा। सिमिलरली सेल में अगर हमें कोई चीज़ लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में भेजनी है या जा रही है तो सेल को अपनी एनर्जी को खर्च करना पड़ेगा। तो दिस इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। लास्ट हमारा बचता है बल्क ट्रांसपोर्ट। देखो बल्क ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, जो हमारे मैक्रो मोलिक्यूल्स होते हैं, बल्क ट्रांसपोर्ट में जो हमारे बड़े बड़े जो मोलिक्यूल्स होते हैं, जनरली जब वो सेल के आर पार जाते हैं तो इसे हम कहते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट। इसको मैं एक बार पहले लिख देती हूँ, ये बल्क ट्रांसपोर्ट होता क्या है। ट्रांसपोर्ट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स which can pass only through ruptured cell membrane, generally cross membrane in bulk by a mechanism forming वेसिकल। एनर्जी एक्सपेंडिचर इसमें भी होता है, एनर्जी एक्सपेंडिचर टेक्स प्लेस।
देखो भाई, बल्क ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, इसमें जो हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, मतलब जो हमारे बड़े बड़े जो मोलिक्यूल्स होते हैं, वो सेल अपने आर पार करती है। अब वो सेल अपने आर पार कैसे करती है, सबसे पहले हम इस वर्ड का मतलब समझते हैं, रैप्चर्ड सेल मेम्ब्रेन। ये जो वर्ड है रैप्चर्ड सेल मेम्ब्रेन, इसका मतलब है ब्रेक डाउन ऑफ सेल्स आउटर बैरियर। जो सेल का आउटर बैरियर होता है, मतलब वही सेल मेम्ब्रेन जब होती है, जब वो टूट जाती है, टूटने की वजह से बहुत सारा अमाउंट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, मतलब मैक्रोमोलिक्यूल्स जो है, जब वो सेल के अंदर आ सकते हैं, या फिर सेल अपना इंटरनल कंटेंट लूज कर सकती है, बाहर भेज सकती है। तो इस वजह से होता है बल्क ट्रांसपोर्टेशन। मतलब बल्क ट्रांसपोर्टेशन होने के लिए सेल के मेम्ब्रेन का टूटना ज़रूरी है। जब सेल का आउटर बैरियर टूट जाता है, जिसकी वजह से उसका इंटरनल कंटेंट बाहर आ सकता है, और वो अलाउ करती है एक्सटर्नल सब्सटेंस को अंदर आने के लिए। ठीक है, तो ये होता है सबसे पहले हमारा रैप्चर्ड सेल मेम्ब्रेन, और इसी के द्वारा होता है बल्क ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन इसमें भी सेल को एनर्जी का एक्सपैंड करना पड़ता है, और जब ये सामान अंदर जा रहा है सेल के, कोई भी जो कंटेंट है, मतलब बाहर का जो फॉरेन सब्सटेंस है या फिर फॉरेन मटेरियल है सेल के बाहर का, फॉरेन मटेरियल जब सेल के अंदर जाता है, तो इस प्रोसेस को हम एक नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? एंडोकाइटोसिस। एंडोकाइटोसिस जब सेल के अंदर जा रहा होता है, और जब सेल एग्जीक्यूट करती है, मतलब बाहर की तरफ सिक्यूशन करती है चीज़ों का, उसको हम बोलते हैं एक्सोकाइटोसिस। ठीक है भाई, ये आज का टॉपिक था जिसमें मैंने आपको बताया, क्या बताया मैंने आपको, कि सेल में कैसे हम ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं चीज़ों का, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है सेल में। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ, या फिर मैं कहूँ हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते मिलेंगे, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे सेल वॉल, जो कि किस में प्रेजेंट होती है, प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, बैक्टीरिया में और फंगी में। ठीक है, सेल वॉल के बाद हम तुरंत शुरू करेंगे न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस खत्म करने के बाद हम सेल के ऑर्गेनल्स पढ़ने वाले हैं। ये सीरीज़ हमारी लंबी चलेगी, सो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।